हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज गीतिका फ्रॉम शिक्षण आरंभ। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण आरंभ पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी पेडागोजी से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और आपको तो आज के वीडियो में पार्ट 1 पढ़ेंगे और जो है अगले वीडियो में मैं आपको पेडागोजी के और भी जितने तथ्य हैं वो आपको पार्ट 2 में प्रोवाइड करा दूंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्या है फैक्ट। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। भाषा भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक, अगर इजी लैंग्वेज में कहा जाए तो हम अपने विचारों को, ठीक है, अपनी बातों को अगर किसी के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं तो वो किसके माध्यम से करते हैं? वो हम भाषा के माध्यम से करते हैं। भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुई है जिसका अर्थ होता है बोलना। यानी कि भाषा का अगर हम एक सटीक मीनिंग निकालें तो भाषा का मतलब होता है बोलना। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आप कोई बात जो है बोल रहे हो, आप अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हो, तो वो क्या है? वो भाषा है। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति कैसी है? तो भाषा क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है, यानी कि भाषा को हम सीखते हैं, है ना, भाषा को ग्रहण करते हैं। और जितना ज्यादा हम अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, जितना ज्यादा हम भाषा को सीखेंगे, उसको जो है एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ही ज्यादा भाषा जो है हमारी अच्छी होती जाएगी। तो यानी कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, इसका जिसे प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है, यानी कि ये पैतृक नहीं होती है, इससे हम सीखते हैं। दूसरा है कि भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। ठीक, भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। कैसे? क्योंकि समाज में रहकर एक दूसरे से अपने विचारों को व्यक्त करना, एक दूसरे के सुख दुख को समझना, दूसरों का साथ देना किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। छोटे बच्चे, आपने देखा होगा, छोटे बच्चे हैं, बालक है, वो कैसे भाषा को सीखते हैं? अनुकरण करके सीखते हैं, इमिटेट करते हैं। ठीक, अपने से बड़ों का अनुकरण करते हैं और इससे वो उन्हें जो है भाषा धीरे धीरे आ जाती है। भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है, अर्थात ये परिवर्तनशील है। यानी कि जो भाषा है वो चेंज होती रहती है, समय के अनुसार बदलती रहती है। आगे चलते हैं। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर है। जब आप शुरू कोई बालक है, उसको जब वो भाषा नहीं आती है तो उसके लिए वो कठिन होता है। फिर जैसे जैसे वो उस चीज को सीख लेता है वो सरलता की ओर अग्रसर हो जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है और उर्दू की फारसी लिपि है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि है। और उर्दू की लिपि फारसी है। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, यानी कि भाषा से हम अपनी संस्कृति को समझ सकते हैं। भाषा के माध्यम से हम अपनी सभ्यता को समझ सकते हैं। हमारी पहले पहले के समय में कैसी संस्कृति थी, अब कैसी संस्कृति है, उस संस्कृति को हमें आगे कैसे लेके जाना है, ये भाषा के माध्यम से होता है। भाषा अर्जन प्रक्रिया। ठीक, अर्जन का क्या अर्थ होता है? अर्जन का अर्थ होता है कि किसी चीज को प्राप्त करना। ठीक, यानी कि किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है, यानी कि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्जन का मतलब होता है भाषा को अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक एवं स्वाभाविक रूप से सीखना। और दूसरी बात कि बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार के लोगों को बोलते हुए सुनता है उससे ही वो अनुकरण करके सीखता है, यानी कि भाषा का अर्जन अनुकरण के माध्यम से होता है। अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ शुरू हो जाती है, यानी कि बालक जब जन्म लेता है उसके बाद वो अपने चारों ओर, ठीक है, जैसी जैसी चीजें देखेगा वैसे वैसे वो चीजें वो अर्जित करता रहेगा। भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लैंग्वेज में आप माहिर होते जाओगे। भाषा अर्जन द्वारा अपने बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है जो उसकी मातृभाषा होती है ना। बालक सबसे पहले अपने परिवार में आता है ना, समाज में, स्कूल में वो बाद में आता है। सबसे पहले जन्म लेता है और अपने परिवार के बीच ही रहता है, तो क्या करता है, वहां वो अपने परिवार के द्वारा बोली गई भाषा को सीखता है, यानी कि मातृभाषा को सीखता है। तो भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा यानी कि मातृभाषा को सीखता है। चौमस्की के अनुसार बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है।
ठीक है, भाषा सिद्धांत किसने दिया? अगर भाषा सिद्धांत से संबंधित कोई मनोवैज्ञानिक आ रहा है तो वो मनोवैज्ञानिक कौन होगा? वो चॉम्स्की होगा। इसको याद रखिएगा, ये आपके साइकोलॉजी में भी आ सकता है। ठीक है, सीडीपी में भी भाषा सिद्धांत, भाषा शिक्षण सिद्धांत से संबंधित अगर मनोवैज्ञानिक पूछा जा रहा है तो उसका नाम होगा चॉम्स्की। पूरा नाम है नोम चॉम्स्की। आगे चलते हैं, भाषा अधिगम प्रक्रिया है। ठीक, अभी तक था भाषा क्या है? अर्जन प्रक्रिया है, यानी कि भाषा को अर्जित किया जाता है। दूसरा है भाषा अधिगम प्रक्रिया भी है। ठीक, भाषा को सीखा भी जाता है। तो अधिगम का अर्थ हम पहले देख लेते हैं। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ है सीखना, किसी चीज को लर्न करना। ठीक, क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक, लर्निंग क्या है? लर्निंग नॉलेज आप कोई गेन कर रहे हो, कोई आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तो वो आपका लर्निंग है, वो आपका अधिगम है, वो आपका सीखना है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, यानी कि हम जो है सीखना जो एक प्रक्रिया है वो हम लाइफ लॉन्ग करते रहते हैं, वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यानी कि जितना ज्यादा बच्चे अधिगम करेंगे उतना ही ज्यादा वो मैच्योर यानी कि परिपक्व होते रहेंगे। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखोगे तो आपके अंदर डेवलपमेंट आती रहेगी, है ना, आप डेवलप करते रहोगे, आप विकास की ओर बढ़ते रहोगे। सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अगर आपने कुछ सीखा तो उससे आपके अंदर कोई ना कोई चेंज जरूर आएगा, आपके बिहेवियर में चेंज आएगा। ठीक, तो व्यवहार में परिवर्तन क्या है? सीखना। आगे चलते हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो इसके कई सिद्धांत हैं, जैसे सबसे पहला है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। क्या है? अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, यानी कि बालक अगर अभिप्रेरित होगा, उसके अंदर सीखने के लिए ललक होगी, ठीक, उसके अंदर इंटरेस्ट होगा भाषा को सीखने का, तो वो उस लैंग्वेज को, उस भाषा को जल्दी सीखेगा। तो पहला सिद्धांत है इसका अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। दूसरा क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि आप कोई चीज, यानी थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, कोई चीज आप बालक को करके अगर सिखा रहे हो, ठीक, वो चीज वो एक्टिविटी के माध्यम से सीख रहा है, क्रिएटिविटी के माध्यम से सीख रहा है, तो वो उस चीज को जल्दी से सीखेगा। तो भाषा को भी हम क्रियाशीलता के सिद्धांत से सीख सकते हैं, यानी कि करके सीख सकते हैं। अभ्यास का सिद्धांत, आपका थर्ड पॉइंट, अभ्यास का सिद्धांत। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका अपनी भाषा पर पकड़ बनता चला जाएगा। ठीक, फोर्थ आपका है समन्वय का सिद्धांत, यानी कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिव होना चाहिए। फिफ्थ क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। कहने का मतलब है व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि हर बालक में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी कि हर बालक के अंदर अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग उसका जो है उसकी बुद्धिलब्धि होती है, ठीक है, अलग अलग उसके अंदर क्वालिटीज होती है। तो हर बालक एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो जैसे व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या है कि हर बालक भाषा को अलग अलग गति से सीखता है। कोई बालक अगर जो है अधिक जो है मानसिक बुद्धि का है तो वो चीजों को जल्दी सीखेगा, अगर थोड़ा मंद बुद्धि का है तो वो चीजों को स्लो सीखेगा, है ना। तो ये है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। छठा क्या है आपका? क्रम का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ इंटीग्रेटेड मैनर, यानी कि भाषा को हम एक इंटीग्रेटेड मैनर में सीख सकते हैं। ठीक, इंटीग्रेटेड मैनर, भाषा को जैसे LSRW, यानी कि भाषा को सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें पहले उसमें पहले सुनना आता है, फिर बोलना आता है, फिर पढ़ना आता है, एंड देन लास्ट में लिखना आता है। तो हम इसी क्रम में भाषा को सीखेंगे। ऐसा नहीं कि हम पहले लिखना सीख जाएंगे, नहीं, पहले हम अच्छी लिसनिंग करेंगे, फिर उसको अच्छी स्पीकिंग में देखेंगे, फिर उसके आगे अच्छी रीडिंग करेंगे, एंड देन अच्छी राइटिंग करेंगे। तो ये होता है इंटीग्रेटेड मैनर, यानी कि LSRW के माध्यम से चलना। ठीक, जो पहले करना है वो पहले करेंगे, जो लास्ट में करना है वो लास्ट में करेंगे। दैट इज इंटीग्रेटेड मैनर। ये आपका क्रम का सिद्धांत होता है। ठीक, अनुकरण का सिद्धांत वही चीज है कि बालक अपने बड़ों को इमिटेट करेगा, तो इमिटेशन से बालक जो है भाषा शिक्षण को सीख सकता है। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत में 7 पॉइंट जो था वो आपका है
अनुकरण का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इमिटेशन। 8 नंबर है बाल केंद्रिता का सिद्धांत, यानी कि जहां भी आप भाषा शिक्षण दी जा रही है वहां बालकों को सेंटर में रख के, बालकों को केंद्र में रख के तब भाषा शिक्षण दी जाए। 9th नंबर जो कि आपका लास्ट सिद्धांत है वो है आपका शिक्षण सूत्र का सिद्धांत। शिक्षण सूत्र का सिद्धांत जो है वो आपका सीडीपी में भी आ सकता है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। शिक्षण सूत्र के सिद्धांत के माध्यम से भी भाषा शिक्षण को सिखाया जाता है। कैसे, आगे चलते हैं, देखते हैं। सरल से कठिन की ओर, ठीक, किसी लैंग्वेज को सिखाना है, किसी भाषा को सिखाना है तो हम क्या करेंगे, हम सरल से कठिन की ओर जाएंगे। पहले सरल चीजें सिखाएंगे और फिर बाद में उनको कठिन चीजें सिखाएंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर, बालकों को जिसके बारे में पहले से जानकारी है आप उसको पहले बताइए और फिर बाद में जो है हम अज्ञात चीजों की ओर बालकों को ले जाते हैं, यानी कि जो जानकारी है उसको पहले और जो बात नहीं जानते हैं उनको बाद में। तो भाषा शिक्षण को ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है सूत्र के माध्यम से सिखाया जा सकता है। मूर्त से अमूर्त की ओर, जो देखने वाली चीज है, जो प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं उनको पहले उनके माध्यम से पढ़ाइए और फिर उसके आगे अमूर्त में जाइए, जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जो चीजें हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, आगमन से निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर। तो आगमन में क्या होता है, आगमन में पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर नियम होते हैं, ठीक। निगमन में क्या होता है, पहले नियम बता दिए जाते हैं और फिर उदाहरण दिया जाता है। ये होता है आगमन और निगमन में डिफरेंस। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण का मतलब होता है चीजों को खंड खंड, टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर उनको सिखाना। संश्लेषण क्या होता है, चीजों को साथ में रखकर एक में जोड़कर चीजों को सिखाना। तो पहले हम चीजों को थोड़ा थोड़ा खंड, जैसे कोई बड़ी सी चीज है तो उसको हम छोटे छोटे डिवाइड कर देंगे, ठीक, उसको पहले सिखाएंगे क्योंकि बालक इकट्ठा चीजों को नहीं सीख सकता। तो छोटे छोटे, जैसे कि अगर कोई वाक्य है तो पहले हम एक एक शब्द सिखाएंगे फिर उसको इकट्ठा करके वाक्य बता देंगे। तो ये सारे आपके शिक्षण सूत्र हैं जिसके माध्यम से भाषा शिक्षण को सीखा जा सकता है, ठीक है। ये आपके सीडीपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडीपी में भी ये सारी चीजें आती है। आगे चलते हैं, भाषा विकास में सुनने की भूमिका, ठीक। किस तरह से आपका जो सुनना कौशल है वो आपके भाषा विकास में अपनी भूमिका निभाता है, ये हम इसमें जानेंगे। सुनना भाषा विकास का प्रथम चरण होता है। आपको भी बताया है कि 4 कौशल है भाषा शिक्षण के, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये क्रम व्यवस्थित रूप में है, इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर बाई चांस एग्जाम में आपके आ भी गया कि भाषा शिक्षण के 4 कौशल व्यवस्थित या क्रमबद्ध रूप में लिखना है, ठीक, तो आप इसका ट्रिक्स के माध्यम से भी याद कर सकते हो। LSRW, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर जो है रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग, ठीक। ये आपको इंग्लिश में मतलब शॉर्ट ट्रिक है, इसको अगर आप याद कर लोगे तो आप कभी फिर लाइफ लॉन्ग भूल नहीं सकते भाषा शिक्षण के जो कौशल है। तो सुनना जो है भाषा विकास के का जो है प्रथम चरण होता है, ठीक। और सुनना भाषा विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि बालक जब तक चीजों को सुनेगा नहीं तब तक वो उसको इमिटेट नहीं कर सकता है ना, बोल नहीं सकता। तो इसलिए भाषा विकास में सुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों, क्या क्या भूमिका निभाता है सुनना? शुद्ध उच्चारण करने में, ठीक। बालक जिस प्रकार के भाषा को सुनेगा उसी तरह से उसको उच्चारण करेगा। अच्छा सुनेगा तो वो कोशिश करेगा कि उसी तरीके से शुद्ध उच्चारण में भी वो बोले। शब्द भंडारण में वृद्धि, अगर जितना ज्यादा चीजों को सुनेगा उतना ही ज्यादा उसके शब्द भंडारण में वृद्धि होगी, उतना ही ज्यादा उसका शब्दकोश बढ़ेगा। ध्वनि का विभेदीकरण करने में, ठीक। ध्वनि का विभेदीकरण तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि कब जो है आपके बातों में उतार होना चाहिए, कब चढ़ाव होना चाहिए, कब गति में होनी चाहिए, कब आपको रुक जाना चाहिए, इन सब का विभेदीकरण करने में भी सुनना कौशल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्रों में भाषा के सीखने व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करता है, ठीक। सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल में, लेखन कौशल में, है ना। तो इन बालक जब सुनना शुरू करेगा तभी वो बोल सकता है और तभी वो लिख सकता है। तो इन कौशलों में भी सुनना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आगे चलते हैं। नोट। नोट क्या है कि विद्यालय में बच्चों की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कहानी, कविताएं, घटनाएं, ये सारी चीजें बच्चों को सुनाना चाहिए ताकि उनकी जो सुनने की जो इंद्रियां होती है ना, कान, वो विकसित हो सके, है ना। और क्या है, यदि सुनने की गतिविधि उद्देश्य पूरा रोचक होगी तो छात्र अधिक ध्यान केंद्रित करके सुनेगा। ठीक, ये नोट है। आगे चलते हैं, भाषा विकास में बोलने की भूमिका। अभी हमने क्या देखा? सुनने की भूमिका। अब हम आते हैं बोलने की भूमिका पर। बोलना भाषा विकास का दूसरा चरण है, यानी कि सुनना कौशल जब बालक सीख लेता है उसके बाद किस पे पहुंचता है? बोलने पे। बोलने का कौशल वो सीखता है भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में, यानी कि बोलने की जो भूमिका निभाता है भाषा विकास में, वो कैसे कैसे अपने विचारों को, अपने ज्ञान को वो अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक, बालक अगर बोलता है तो बोलने के माध्यम से क्या कर सकता है? अपने विचार को, अपनी बातों को दूसरे के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है। बच्चों की झिझक समाप्त करने में, जितना ज्यादा बच्चा बोलेगा उतना ही ज्यादा उनके अंदर का डर समाप्त होगा, है ना। विद्यालय आधारित कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने में, विद्यालय यानी कि अगर स्कूल में ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो वो बालक अपना सक्रिय भूमिका निभा सकता है, अगर बोलने की जो है, बोलने का कौशल उसका विकसित हो रहा है तो। और ये बोलने का कौशल तभी विकसित होगा जब उनको, बालकों को जो है उस प्रकार का वातावरण दिया जाए, यानी कि विद्यालय में कार्यक्रम कराए जाए, डिबेट कराए जाए, है ना। ये सारी चीजें अगर कराई जाएंगी तो बालकों में बोलने का जो कौशल है वो ऑटोमेटिक विकसित होगा। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में बोलने का विशेष महत्व होता है। बोलने से भाषा पर उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। इसके नोट्स क्या है? विद्यालय में बच्चों को बोलने की शक्ति का विकास करने के लिए क्या क्या करने चाहिए? सबसे पहले क्या बताया था मैंने? वातावरण उस प्रकार का प्रदान करना पड़ेगा, है ना। अवसर प्रदान कराने चाहिए। क्या करा सकते हैं आप? कविता करा सकते हैं बालकों से, भाषण करवा सकते हैं, वाद विवाद करा सकते हैं, कहानी सुन सकते हैं, अंताक्षरी करा सकते हैं और समूह विचार विमर्श। इन सब के माध्यम से बच्चों में बोलने की शक्ति का विकास होता है। भाषा के क्या कार्य हैं? देखो बच्चों, अगर भाषा मनुष्य को नहीं आएगी तो वो क्या हो जाएगा? वो पशु के समान हो जाएगा। पशु और इंसानों में क्या फर्क होता है? यही तो होता है। ठीक, वो बोल नहीं सकते, हम बोल सकते हैं, है ना। तो भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान है। भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में भी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे चलते हैं, क्या क्या कार्य हैं इसके, यानी कि भाषा के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन है। अगर आपको भाषा आ रही है तो आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मानव विकास का मूल आधार है ना। किसी भी व्यक्ति को या बालक को ही अगर विकास करना है तो उसे लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसे जो है भाषा सीखना पड़ेगा, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही वो अपना विकास कर सकता है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में विकास करना है भाषा आपको आनी चाहिए। और भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है ना। मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान भाषा है, क्योंकि इस भाषा के माध्यम से ही हम अपनी पुरानी संस्कृति से परिचित हुए हैं और आगे चल के अपनी संस्कृति को आगे की पीढ़ियों को दे भी सकते हैं। उनको भी परिचित किसके माध्यम से करा सकते हैं? भाषा के माध्यम से ही करा सकते हैं। एम ए पाई के अनुसार भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। इस डेफिनेशन को भी याद कर लीजिएगा, पेडागोजी में डेफिनेशन भी दे देता है और राइटर का नाम पूछ लेता है। तो अगर कोई डेफिनेशन मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है तो वो डेफिनेशन समझ लीजिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए सारे डेफिनेशन भी आप याद कर लिए। एक एक भाषा शिक्षण जो है 15 नंबर का आपके हिंदी के एग्जाम में आएगा। 15 नंबर का आपका जो है पेडागोजी यानी कि भाषा शिक्षण होगा। तो इसको जो है अगर आपने ये वीडियो देख लिया शुरू से अंत तक तो इसमें से आपके 8 से 10 नंबर पक्के हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है, यानी कि अगर मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे, किसके माध्यम से कर रहे हो? किसके माध्यम से समझ रहे हो? भाषा के माध्यम से समझ रहे हो। आपको हिंदी भाषा शिक्षण ज्ञात है, ठीक। तो ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है? भाषा है। भाषा राष्ट्र में एकता की भावना जागृत करने का कार्य करती है। भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक। अब कैसे भाषा को हम अपने एक उपकरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं?
तो सीखने में कर सकते हैं और क्षमताओं का विकास करने में। सीखने में कैसे कर सकते हैं, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि अगर आप जो है आप अपने फोन में वीडियो है ना, वीडियो देखकर और जो मैं बोलती हूँ उसको सुनकर आप सीख कर जो है एग्जाम क्लियर कर लेते हो। ठीक, तो कैसे, क्योंकि आपको जो भी लैंग्वेज मैं बोल रही हूँ वो लैंग्वेज आपको आती है ना, उस शिक्षण उस भाषा के उस भाषा का ज्ञान आपको है। तो ये जो है भाषा सीखने में उपकरण के रूप में भी प्रयोग होता है। क्षमताओं का विकास करने में कैसे बच्चे अपनी क्षमताओं का विकास भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के विचारों का आदान प्रदान करके विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान करने में भाषा के माध्यम से हम अपनी पुरानी जो है संस्कृति से परिचित हुए। ठीक, और भाषा के माध्यम से हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो भी हमारी संस्कृति को उसी भाषा के माध्यम से सीख सकती है, पहचान सकती है। भाषा से अपना बौद्धिक व मानसिक विकास कर सकते हैं, है ना। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप ज्ञान करोगे, उतना ही ज्यादा आपका बौद्धिक और मानसिक विकास होगा। सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया करने में हम एक समाज में रहते हैं और इस समाज में एक दूसरे से अंतःक्रिया किसके माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से करते हैं। भाषा के माध्यम से एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। तो सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया करने में भी भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये भाषा के कार्य हैं। अधिगम में व्याकरण की भूमिका, यानी कि हिंदी व्याकरण। तो अधिगम सीखने में किस प्रकार व्याकरण की भूमिका है, ये हम उसमें स्लाइड में देखेंगे। भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए 4 कौशलों की आवश्यकता होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो है भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक, यानी कि अगर आपको ऐसे हिंदी में नहीं याद हो रहा है तो आप कहीं नोट कर लीजिए, LSRW, LSRW। ठीक, इसको आप याद कर लीजिए, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा कुछ, ऑटोमेटिक आप इसको रख लीजिए। और L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग, याद हो जाएगा। तो इसके जो 4 कौशल है वो कौन से हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक, इसको हम ऐसे जो है अगर व्यवस्थित क्रम में एग्जाम में पूछ लिया क्वेश्चन देके तो हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जिस व्यवस्थित क्रम में ये लिखा है, जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में आपको लिखना पड़ेगा, तभी वो आंसर सही जाएगा। व्याकरण का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या है, तो आप परिभाषा भी याद कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया है कि कभी कभी पेडागोजी में आपकी परिभाषा भी पूछ लेता है भाषा शिक्षण या व्याकरण से संबंधित। डॉक्टर जयगर के अनुसार प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। स्वीट के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। और डॉक्टर ह्यूम ग्रिल के अनुसार भाषा के रूप में सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण है। क्योंकि बच्चों पेडागोजी की कोई पर्टिकुलर जो है सिलेबस होता नहीं है, कोई टॉपिक नहीं होता, तो वो भाषा शिक्षण से संबंधित कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है, तो आप जो है हर एक फैक्ट को पढ़िए, हर एक तथ्य को पढ़िए, ताकि कोई चांस ही ना रह जाए एग्जाम में ना पास होने का, है ना। व्याकरण की भूमिका क्या है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य संरचना की योग्यता का विकास करता है, शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने का कौशल का विकास करता है। यानी कि व्याकरण के माध्यम से ही हम शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सीख सकते हैं, है ना। लिखने का कौशल और बोलने का कौशल हम व्याकरण के माध्यम से ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना। ठीक, अगर बालक खुद जो है कोई लैंग्वेज बोल रहा है, कोई भाषा बोल रहा है, तो अगर उसको व्याकरण का जो है ज्ञान होगा तो वो खुद अपने भाषा की अशुद्धता को पकड़ सकता है कि यहाँ मेरी भाषा गलत थी, ये अशुद्धता, इसको शुद्ध करने की जरूरत है। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना, व्याकरण से भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखना तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करना, विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान देना, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना। और व्याकरण के बिना स्पष्ट संचार असंभव है ना। हमें कब कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे तेज गति में बोलना है, कहाँ पे स्लो बोलना है, ये सब चीजें हम व्याकरण के माध्यम से सीख सकते हैं। तो अगर आपको एक स्पष्ट बात अपनी रखनी है तो आप व्याकरण के माध्यम से रख सकते हो। व्याकरण विधियों को शुद्ध सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है।
संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण की भूमिका, यानी कि आपको अपने विचारों को व्यक्त करना है, कम्युनिकेट करना है, तो उसमें व्याकरण की क्या भूमिका होती है। यह बालक में ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक है जिससे कि वे अपने भावों को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सके। सिंपल सी बात है, संप्रेषण, ठीक, कम्युनिकेशन, बात करना, अपने विचार को रखना, ठीक, अपने भावों को प्रकट करना, ये सारे संप्रेषण होते हैं। बालकों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायक होता है। इसके ज्ञान से बालक में ऐसी क्षमता का विकास होता है कि बालक किसी भी प्रश्न का उत्तर प्रवाह पूर्ण रूप से दे सकते हैं। यह बच्चों में भाषा संबंधी व्यक्ति का विकास करने में सहायक है। व्याकरण शुद्ध एवं सही वाचन का अभ्यास करने में भी सहायक है। लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का क्या महत्व है। लेखन कौशल में कैसे लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है। देखो, व्याकरण ज्ञान से छात्र पढ़ी तथा सुनी हुई बातों को शुद्ध रूप से तथा विराम चिन्हों का प्रयोग करके लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक। दूसरा क्या हुआ, यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है ना। अपने लेखन शैली को अगर आपको बहुत ही प्रभावपूर्ण बनाना है, बहुत ही उत्तम बनाना है, तो उसके लिए आपको मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए, आपको लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। इन सब का प्रयोग करके आप अपनी लेखन शैली को प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए नए शब्दों की समझ हो सकती है और जिसका प्रयोग करके भी अपने लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। यह छात्रों को गद्य पद्य में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उत्तर तथा तत्सम तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। भाषाई विविधता, भाषाई विविधता यानी कि बहुभाषिकता। हमारा जो देश है वहां पे कई प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है ना, वही होता है भाषाई विविधता, जिसे हम बहुभाषिकता भी कह सकते हैं। बहुभाषिकता भारत की संस्कृति का विभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, ठीक। भारत एक बहुभाषी देश है, यहाँ 1000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक। तो भाषाई विविधता, भारत जो है एक भाषाई विविधता वाला देश है, यहाँ पर कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। इतनी विविधता के बावजूद कई भाषिक व सांस्कृतिक टच को भारत को एक ही भाषिक क्षेत्र के रूप में बांधते हैं। इतनी प्रकार की भाषाएं, इतनी प्रकार की बोलियां, इन सब होने के बावजूद भारत देश एक ही भाषिक क्षेत्र के रूप में बंधा हुआ प्रतीत होता है। शिक्षण में बहुभाषिकता के लाभ एवं आवश्यकताएं। इस बहुभाषा विविधता या फिर बहुभाषिकता से शिक्षण में हमें क्या लाभ मिलता है या क्या आवश्यकताएं हैं, वो हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। बहुभाषिकता भारत के भाषा परिदृश्य का एक विशिष्ट लक्षण भी है। उसे कक्षा की कार्यनीति का हिस्सा बनाकर रचनात्मक भाषा शिक्षक का कार्य है, ठीक। अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों से होने के कारण बच्चों के शब्दों में, उनके उच्चारण में विभिन्नता पाई जाती है। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की कठिनाइयां, ठीक। जहां पे भाषा विविधता पाई जाती है वहां पे किसी भाषा का शिक्षण देते टाइम कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो पॉइंट वाइज मैंने दे रखा है। बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती है। अलग अलग भाषा होने की वजह से कभी कभी क्लास में क्या होता है, कक्षा में क्या होता है कि टीचर को संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ना। एक दूसरे से क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग भाषा है, तो बच्चे जो है एक दूसरे की भाषा को समझने में असमर्थ होते हैं, तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहा गया बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती, ये चुनौती पहली चुनौती होती है, ये कठिनाइयां आती हैं भाषा विविधता वाली कक्षा में। दूसरा क्या है, छात्रों में भाषाई कौशलों का विकास करने की चुनौती। किसी भी जो है कक्षा में अगर भाषा विविधता पाई जा रही है तो उनके अंदर भाषा कौशल का विकास करने की चुनौती शिक्षक को जो है सामना उसका करना पड़ेगा। अध्यापक को विभिन्न भाषाओं संबंधी ज्ञान की चुनौती। बालक एक ही कक्षा में अलग अलग बालक अलग अलग भाषा का प्रयोग कर रहा है, अलग अलग भाषा की जानकारी है, तो एक अध्यापक को अलग अलग प्रकार की भाषाओं संबंधी ज्ञान की चुनौती लेनी पड़ती है, क्योंकि उस शिक्षक को भी कई प्रकार की भाषाओं का तब उस समय ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती अध्यापक के अंदर देखने को मिलती है। भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव। एक दूसरे की भाषा के प्रति बच्चों में जो रुचि होती है ना, उसका भी अभाव देखने को मिलता है।
तो ये सारी कठिनाइयां होती हैं भाषा विविधता वाली कक्षा।